गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम फिर से उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑल्दो आज मैं आपको कोलिजन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, बट प्राइमरीली ये सारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। तो कुछ थोड़े से क्वेश्चन जो मैं आपको लास्ट क्लास में बोल रहा था कि कुछ थोड़े से और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। तो मैं आज स्टार्ट वहीं से करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एक आधा क्वेश्चंस से, ठीक है। फिर इसके बाद कोलिजन्स आपको बताऊंगा। कुछ इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इन इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपने पिछले क्लासेस में जो क्वेश्चंस हुए हैं उनको डेफिनेटली रिवाइज किया होगा थोड़ा बहुत घर पे। तो कुछ उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक वेज है, ठीक है, और इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये मास m है और इसका मास कैपिटल M, इसको भी मैं स्मॉल m के इक्वल लिख रहा हूं, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग प्रॉब्लम सिंपल। और सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, ठीक है, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, ठीक है। ये h हाइट है, ये h हाइट है। अच्छा, ये दिया हुआ है कि एट सम इंस्टेंट जो वेज की वेलोसिटी है ये v1 है, वेलोसिटी ऑफ वेज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेज। और m2 की वेलोसिटी, सॉरी स्मॉल m की वेलोसिटी जो ब्लॉक है उसकी v2 है, बट ये v2 है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। देखो, इसमें दो चीज तुमको फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करना है। पहला, आपको v1 और v2 को रिलेट करना है, ठीक है, रिलेट v1 एंड v2, ठीक है। हमको जो दिया हुआ है क्वांटिटीज, एक तो एंगल थीटा दिया हुआ है और मासेस दिए हुए हैं, दोनों वेज और ब्लॉक के मासेस दिए हुए हैं और वो इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला ये हमको निकालना है और दूसरा हमको निकालना है, सेकंड इज वेलोसिटी ऑफ वेज एंड ब्लॉक ईच विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, ठीक है, व्हेन ब्लॉक रीचेस द बॉटम, ठीक है। चलो, तो ये दो चीजें हमको फाइंड करना है। पहला, फर्स्ट हम करते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है कि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा उस डायरेक्शन में हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे सारे केसेस में जहां पे इस तरह का कोई इंक्लाइन वगैरह हो, तो आपने देखा है कि नॉर्मली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह का बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि सरफेसेस अगर स्मूथ दिया हुआ है तो फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो बाहर से कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर सकते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। जरा सा सोच के बताओ, v1 और v2 में रिलेशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m थीटा v1 एंड v2, ठीक है। स्मॉल m कैपिटल M दोनों का वैल्यू स्मॉल m के इक्वल ही है, तो इसके टर्म्स में अगर जरूरत है तो और थीटा के टर्म्स में बताना है हमको। देखो कैसे करें हम। v2 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू वेज दिया हुआ है, जबकि हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो जरा सोचते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में बताया था। सो COLM विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम है, is applicable
इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा देखो, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो अगर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखना है तो हमको लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं तुमको बता दूं कि ये ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल पे नीचे आ रहा है, अदरवाइज अर्थ के रिस्पेक्ट में ये थीटा एंगल पे बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा। मैं आपको इसका सिंपल सा इंडिकेशन दे सकता हूं। देखो, जितनी देर में हमारा ब्लॉक कुछ डिस्टेंस नीचे आएगा, ये ब्लॉक पहले यहां पे था और ये हमेशा रहेगा वेज के कांटेक्ट में। जितनी देर में ये ब्लॉक कुछ डिस्टेंस नीचे आएगा उतनी देर में वेज हमारा थोड़ा पीछे चला जाएगा। तो ये देखो ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में तो ये ऐसे चल रहा है, इट्स नॉट एट एंगल थीटा, ये कुछ और एंगल है, दिस इज फाई, दिस एंगल इज डिफरेंट। तो अच्छी तरह से समझना है, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में थीटा से ज्यादा एंगल पे मूव कर रहा होगा, ठीक है। वेज के रिस्पेक्ट में बिल्कुल थीटा पे मूव कर रहा है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स ले लो, मैं ऐसे x और ऐसे y लिख देता हूं, ठीक है। तो आई विल राइट v2 cos थीटा i कैप माइनस v2 sin थीटा j कैप और प्लस वेज की वेलोसिटी पीछे की तरफ है v1, सो दिस इज माइनस v1 i कैप। तो हम इसको लिख सकते हैं v2 cos थीटा माइनस v1 i कैप माइनस v2 sin थीटा j कैप, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है और इसी अर्थ फ्रेम में हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि इनिशियली ये सारा सिस्टम रेस्ट पे था। तो मैं इसको लिखूंगा m1 मैं वेज को लिख रहा हूं और m2 मैं ब्लॉक को लिख रहा हूं और अर्थ के रेस्पेक्ट में लिखूंगा। तो देयरफॉर आई विल राइट, और ये इनफैक्ट x डायरेक्शन की वेलोसिटीज है, तो दोनों मास m है, तो m1 इंटू माइनस v1 प्लस m इंटू दिस इज v2 cos थीटा माइनस v1 इज इक्वल टू 0। तो v1 इक्वल टू आ जाएगा, m को कैंसिल कर दो, m को कैंसिल कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू v2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो v1 इज v2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये वेलोसिटी है वेज की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और v2 जो है वो वेलोसिटी है ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन। ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर जो है, इसमें हमको वेलोसिटी निकालना है। तो कैसे करें, क्या क्या इसमें कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमने लगा दिया, अब हमको वेलोसिटी निकालना है। तो एक दूसरा कंजर्वेशन प्रिंसिपल मैं क्या यूज कर सकता हूं, ठीक है। एक रिलेशन तो आ गया, v1 और v2 के बीच में एक रिलेशन आ गया, बट अगला मैं इसमें क्या लिखूं, कौन सा कंजर्वेशन। सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, किसी भी तरह का फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम क्या लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें तुम दूसरा जो लिखोगे दैट विल बी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
पोटेंशियल एनर्जी का लॉस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। या तुम ऐसे लिखोगे डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो डेल्टा यू क्या है, स्मॉल एम एच हाइट नीचे चला गया, तो इसका मतलब डेल्टा यू को तुम लिखोगे माइनस mgh। एक केवल ब्लॉक नीचे गया है, वेज के पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। सो दिस इज डेल्टा यू। और डेल्टा के क्या है, हाफ m। ये वेज का मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं, तो वेज की वेलोसिटी है v1, तो दिस विल बी v1 स्क्वायर। तो अब लिखो प्लस हाफ m। अब मैं इसको v2 स्क्वायर नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि v2 तो विद रिस्पेक्ट टू वेज है इसकी वेलोसिटी, हमको तो अर्थ के रिस्पेक्ट में लिखना है, ठीक है। अर्थ के रिस्पेक्ट में देखो ये हमने क्या लिखा था, ब्लॉक की वेलोसिटी ये है, तो ये पूरा चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा v2 cos थीटा माइनस v1 होल स्क्वायर प्लस v2 साइन थीटा इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। हालांकि ये नेगेटिव है, बट मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब तुम यहां से, अच्छा इस वाले को भी यूज कर लो यहां पे, ठीक है। v1 को लिख दो v2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो अब मैं यहां से लिख रहा हूं देयरफॉर हाफ m तो मैं काट देता हूं, m रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज इक्वल टू 0। तो हाफ gh, हाफ भी काट दो, सॉरी हाफ gh नहीं, हाफ काटोगे तो यहां पे 2 आ जाएगा। सो माइनस 2gh प्लस v1 स्क्वायर, सो दिस इज v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये हाफ, ये भी कट जाएगा, v2 cos थीटा माइनस v1। तो v1 जो है वो है v2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो v2 cos थीटा माइनस v2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4 और प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से v2 स्क्वायर को कॉमन निकाल लो एंड यू विल गेट cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। और अब तुम यहां से लिख सकते हो v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4gh, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो v2 स्क्वायर इज 4gh अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और v2 अगर लिखना चाहते हो तो इसका रूट हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। ये ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई, और यहां से वेज की वेलोसिटी निकाल लो, v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो v1 भी निकल आएगा, v1 इज v2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देना, ये भी आ जाएगा, v1 भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें आपको समझने वाली चीज यही है कि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उस डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लगा सकते हैं अगर किसी भी तरह के नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई भी वर्क नहीं है तो, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इन्हीं दोनों से सॉल्व होता है, ठीक है। चलो अब मैं एक सिंपल कोलिजन का क्वेश्चन ले रहा हूं, ये सारे बच्चों से होना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें गलतियां होती है, ठीक है। ये एक ट्रक है, ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और एक बॉल आके इसको हिट करता है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ऑब्वियसली बॉल का मास ट्रक के मास से बहुत 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 कम होगा, ठीक है। दिस इज स्मॉल m, दिस इज कैपिटल M,
कैपिटल M इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल m, ठीक है। कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन इज इलास्टिक, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये बताना है। यस, कैसे किया जाए? एक तो वो बड़ा सा फॉर्मूला आपको बताया था मैंने इलास्टिक कोलिजन का, फाइनल वेलोसिटीज का, उसको भी यूज कर सकते हो तुम चाहो तो, लेकिन एक इसका बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अगर तुमको वो फॉर्मूला याद है तो तुम उसको यूज कर सकते हो, पर अगर याद नहीं है तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, उसको यूज कर सकते हैं इसमें। इलास्टिक कोलिजन है, कैसे करें? वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने एक चीज बताया था कि इलास्टिक कोलिजन में बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी सेम होता है। अब निकाल लो, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी सेम होगा। देखो, इसमें बच्चे जल्दबाजी में ये कर जाते हैं कि जैसे बॉल के ऊपर बॉल फेंका तो V से गया और तो वो V से वापस आ जाएगा, तो ऐसे ही सोचते हैं कि ये 10 से गया तो 10 से वापस आ जाएगा, बट ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रक खुद 20 से चल रहा है, तो बॉल 10 से कैसे वापस आ सकता है, ठीक है। तो यहां पे हम सिंपली यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ट्रक की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका मास बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। बिफोर कोलिजन क्या है रिलेटिव वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हो जाएगा 20 प्लस 10, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन देखो, ट्रक की वेलोसिटी तो वही है, ये 20 से चल रहा है, और बॉल की वेलोसिटी है v, तो आफ्टर कोलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज v माइनस 20। इसको किसके इक्वल होना है? 30 के इक्वल, तो v कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन भी रिलेटिव वेलोसिटी वही होगा जो बिफोर कोलिजन है, ठीक है। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन देते हैं आपको, जो आईआईटी में पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक बॉडी है m मास का, इसका मोमेंटम p है, ठीक है, और ये किसी दूसरी बॉडी के साथ जिसका मास m ही है उसके साथ कोलाइड करता है, ठीक है। एंड इट्स गिवन दैट द इंपल्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज ड्यूरिंग कोलिजन, ये J है, ठीक है, ये रेस्ट में है, तो आपको बताना है E कितना होगा। E इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको रिकॉल करना होगा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। इस जगह पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच केवल ये मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी v1 जो होगी वो होगी p अपॉन m, या इसको u1 लिख लो, ठीक है। u1 इज p अपॉन m, और u2 जो है वो 0 है। v1 और v2 ये निकालना है हमको, ठीक है। अच्छा, हमको ये दिया हुआ है कि दोनों बॉडीज के ऊपर इंपल्स J एक्ट कर रहा है, तो अभी सोचो जो फर्स्ट बॉडी है इस पे इंपल्स पीछे एक्ट कर रहा है और इस पे इंपल्स आगे एक्ट कर रहा है, तो इसका मोमेंटम जो है ये चेंज होकर के कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम p माइनस J, और इसका मोमेंटम हो जाएगा J, क्योंकि इसके पास पहले से मोमेंटम था नहीं, इसका मोमेंटम हो जाएगा J। तो अब सोचो v1 क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू p माइनस J अपॉन m, और v2 क्या हो जाएगा? दिस विल बी सिंपली J अपॉन m। तो अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v अप्रोच, this will be u1 minus u2, so this is p by m, and velocity of separation
velocity of separation is v2 minus v1. So this is j by m minus p minus j by m. ठीक है, so this will be 2j minus p divided by m. ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. तो बस अब E का वैल्यू क्या हो जाएगा, V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच. ठीक है, तो देख लो mm कट जाएगा, m हमने अपनी तरफ से लिया था, सो दिस विल बी 2j बाई p माइनस 1. ठीक है, तो आपको बेसिक डेफिनेशन से चलना होगा. ठीक है, आईआईटी के क्वेश्चंस में मोस्टली ऐसे होता है कि आपको बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाना पड़ता है. ठीक है, फॉर्मूले काम नहीं करते. यहां पे बेसिक डेफिनेशन जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यही है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक है, चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. दो बॉल्स हैं. ठीक है, अच्छा एक बॉल काफी हैवी है, कैपिटल M. दूसरा बॉल लाइट है, स्मॉल m. ठीक है, और दोनों पॉइंट लाइक हैं. इनको h हाइट से हार्ड ग्राउंड के ऊपर हमने गिराया. ठीक है, h हाइट से हमने हार्ड ग्राउंड पे गिराया. ठीक है, तो यहां से फॉल करने के बाद मतलब पहले कैपिटल M ग्राउंड को हिट करेगा. अच्छा ये दिया हुआ है कि हार्ड ग्राउंड है, इलास्टिक है. ठीक है, इलास्टिक है, हार्ड ग्राउंड पे हिट करने के बाद ये वापस लौटेगा, और वापस लौटेगा तो वो जो स्मॉल m मास है उसको ऊपर की तरफ हिट करेगा. तो आपसे पूछा हुआ है कि ये स्मॉल m मास कितने हाइट तक राइज करेगा. ठीक है, सिस्टम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, कैपिटल M hits the ground elastically and then hits a small m, and small m bounces back due to this impulse. Height attained by small m कितना हो जाएगा ये बताना है. स्मॉल m कितने हाइट तक जाएगा. ठीक है, कैपिटल M मैंने आपको कहा ये स्मॉल m से बहुत बहुत हैवी है. ठीक है, मे बी एक कॉपर का बॉल है और दूसरा शायद सपोज प्लास्टिक का बॉल है, हार्ड प्लास्टिक का बॉल है, टेबल टेनिस बॉल. दोनों को एक साथ गिराया, जो कॉपर बॉल है जमीन पे लगा, लगते ही वापस लौटा, और वापस लौटते ही वो स्मॉल m को हिट करेगा. तो आपको बताना है कि स्मॉल m कितने हाइट तक जाएगा. ठीक है, ओके. कैपिटल M ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा. कैपिटल M जब यहां पे पहुंचेगा ग्राउंड पे, तो इसकी वेलोसिटी होगी u इक्वल टू अंडर रूट 2gh. अच्छा ये जो स्मॉल m है ये भी पीछे पीछे आ रहा है, और इसकी भी वेलोसिटी उतनी ही है अंडर रूट 2gh, क्योंकि पूरा सिस्टम h हाइट फॉल किया. लेकिन जैसे ही कैपिटल M ग्राउंड को हिट करेगा इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी ऊपर की तरफ. तो सिचुएशन कुछ ये है, अगर मैं इसको u बोल रहा हूं तो सिचुएशन कुछ ये है कि स्मॉल m नीचे की तरफ आ रहा है u से, और उसी टाइम कैपिटल M ये u से ऊपर की तरफ जा रहा है, और इनका कोलिजन हो गया और ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है. ये कैपिटल M है. तो
तो जस्ट आफ्टर कोलिजन आपको बताना है कि स्मॉल m की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, इसको देख के फटाफट बताओ। कैपिटल M बहुत बड़ा है स्मॉल m से, u वेलोसिटी से जा रहा है, तो ऑब्वियसली कैपिटल M की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो u से ही जाता रहेगा ऊपर। और अब स्मॉल m की वेलोसिटी जो है ना वो सडनली चेंज हो जाएगी, मतलब कैपिटल M अभी भी u से जा रहा है और जो ये स्मॉल m है इसकी वेलोसिटी v डैश्ड हो गई। आपको बताना है v डैश्ड कितना होगा। ठीक है, v डैश्ड बता दो तो हाइट अपने आप निकल आएगा। ठीक है, v डैश स्क्वायर अपॉन 2g करके तुम हाइट निकाल सकते हो। v डैश कितना हो जाएगा, वही चीज लगाना है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ट्रक और बॉल वाले में बोल रहा था कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो बताओ दो फटाफट v डैश कितना हो जाएगा। क्या लिखेंगे, v डैश माइनस u इज इक्वल टू u प्लस u। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन and this is velocity of approach. So v dashed is 3 times u. This will be 3 times u. तो अब यहां से हाइट हम बता सकते हैं, हाइट बहुत इजीली बता सकते हो। कितना हो जाएगा हाइट, h is v dash स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो दिस विल बी 9u स्क्वायर अपॉन 2g and u square will be 2gh. So 9 into 2gh upon 2g. So this is 9h. तो जितने हाइट से इसको गिराओगे वो दूसरा जो हल्का वाला बॉल है ना वो 9 टाइम्स ज्यादा ऊपर चला जाएगा। So this is very interesting. ये चीज तुमने कभी करके देखा भी होगा शायद, कि अगर एक भारी बॉल के ऊपर एक हल्का बॉल रख करके और दोनों को गिरा दिया जाए जमीन पे, तो हल्के वाला बॉल जो है वो और ज्यादा ऊपर हाइट तक उठ जाता है। ठीक है, चलो अब एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो एक नेल है और इस नेल से मैंने एक वुडन ब्लॉक लटका दिया कैपिटल M। ठीक है, ये आसान है, ये आसान क्वेश्चन है। और एक बुलेट इस पे फायर किया। ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है, कैपिटल M वुडन ब्लॉक है, बुलेट स्मॉल m मास का है, u स्पीड से जाकर के ब्लॉक को हिट करता है और ब्लॉक में एम्बेडेड हो जाता है। ठीक है, बुलेट गेट्स एम्बेडेड और आपको बताना है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम u। ठीक है, मिनिमम u सो दैट block completes the circle। ये बताना, ये आसान है। एक बुलेट गया, ब्लॉक में एम्बेडेड हो गया और आपको बताना है कम से कम बुलेट की वेलोसिटी कितनी हो कि ये पूरा ब्लॉक घूम जाए, पूरा ब्लॉक सर्कल में घूम जाए, ये बताना है। सबसे पहले तो आफ्टर कोलिजन कॉमन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो निकाल लो और फिर सोचो कि उस वेलोसिटी को कितना होना चाहिए, ये पूरा चीज घूम जाए उसके लिए उस वेलोसिटी को कितना होना चाहिए। आपको याद होगा सर्कुलर मोशन हमने वर्टिकल सर्कल किया हुआ है, मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को याद होगा कि मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट सर्कल कितना होता है। मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द सर्कल अंडर रूट क्या बताया था तुमको, 5gl, रूट 5gl। तो ये जब इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगा ना, ये यहां पे फंस गया आके। ठीक है, अब इसकी एक कॉमन वेलोसिटी होगी v। पहले तो ये v निकाल लो और v को कितना हो जाना चाहिए, मिनिमम रूट 5gl। v कितना हो जाएगा, m इंटू u इज इक्वल टू m प्लस m इंटू v। तो v इज mu अपॉन m प्लस m। ठीक है, mu अपॉन m प्लस m। इसको किसके इक्वल हो जाना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू रूट 5gl। इनफैक्ट दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 5gl। तो इसका मतलब u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस m
इंटू √5gl डिवाइडेड बाई स्मॉल m। आसान है, यही आपसे पूछा था। अच्छा, मैं इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखा हुआ है कि एक प्लैंक है वुडन, और ये वुडन प्लैंक हैंग कर रहा है। ठीक है, ये वुडन प्लैंक हैंग कर रहा है 2 धागे से। ठीक है, और ये 2 स्ट्रिंग्स ये हैं, एक और ये 2। हमसे ये पूछा हुआ है कि एक बुलेट है जो इस पे हम फायर कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए वुडन प्लैंक का भी मास स्मॉल m ले रहा हूं। तो आपसे पूछा हुआ है कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए बुलेट की, u कितना होना चाहिए, सो दैट दिस राइजेस थ्रू एन एंगल थीटा। ठीक है, u का वैल्यू कितना होना चाहिए सो दैट प्लैंक rises up to एंगल थीटा। और ये लेंथ L दिया हुआ है, दोनों धागे का लेंथ L दिया हुआ है। ठीक है, ये एम्बेडेड हो जाता है, इसके अंदर फंस जाता है। ठीक है, कैसे करें? अगेन वही चीज है, फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड करना है जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो इस बार दोनों मासेस को मैंने m ले लिया, तो मैं लिख सकता हूं mu इज इक्वल टू m प्लस m इंटू v। सो v विल बी इक्वल टू u/2। और ये पूरा चीज कितने हाइट तक राइज कर रहा है? अगर मैं देखूं, ये चीज ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये भी ऐसे घूम करके यहां तक आया। व्हाट इज द हाइट? What is the height? तो याद होगा तुमको, हमने वर्क पावर एनर्जी में ये हाइट निकाला था। हाइट इज h इक्वल टू L 1 माइनस कॉस थीटा। तो इतने हाइट तक इसको राइज करना है। इतने हाइट तक राइज करने के लिए v को क्या होना चाहिए? शुड बी इक्वल टू √2gh। बस यहां से लिख लो, u will be equal to 2 times v. So this will be √2gl 1 minus cos theta. So this is the minimum velocity. This is the minimum velocity. ठीक है, जिससे बुलेट आकर के इसको हिट करे तो ये इतने एंगल तक राइज कर जाएगा। ठीक है, ओके। चलो एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। देखो, ये एक वुडन प्लैंक है जिसमें हमने व्हील लगा दिया है। व्हील लगाने से ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रीली चल सकता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये फ्रीली चल सकता है। अब इसके ऊपर एक मास हमने ऐसे इस तरह से प्रोजेक्ट किया, ये आके इससे चिपक जाएगा। ठीक है, दिस इज स्मॉल m एंड दिस इज कैपिटल M, और इसकी वेलोसिटी v है, और ये एंगल थीटा पे आ रहा है और इससे स्टिक कर जा रहा है। ठीक है, m sticks with the plank। ठीक है, आपको बताना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक क्या होगा। ठीक है, देखो वैसे ये लग रहा है इनइलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है, बट अगर ठीक से देखो तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही सॉल्व होता है। तो बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही क्वेश्चन है। क्या वेलोसिटी होनी चाहिए प्लैंक की? ये स्मॉल m मास आकर के इससे स्टिक कर जाता है। देखो, आपको ये बताया था कि वैसे तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को
कोलिजन में लगा लेंगे, किसी भी कोलिजन में, इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, परफेक्टली इन इलास्टिक हो, सब में लगा लेंगे। लेकिन उस डायरेक्शन में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगाते जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स इंपल्सिव हो जाए। अब इस पे देखो, एक वर्टिकल फोर्स mg लग रहा है और ग्राउंड से इसके ऊपर, दोनों व्हील्स के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, जब तक मास स्टिक नहीं किया आकर के, तब तक नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों इक्वल होगा और एक रेगुलर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। बट द मोमेंट एट विच दिस स्मॉल m कम्स एंड स्टिक्स टू दिस प्लैंक, बिल्कुल उस मोमेंट पे नॉर्मल रिएक्शन एकदम से राइज करेगा, एकदम से राइज करेगा, वो इंपल्सिव नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स इंपल्सिव हो जाए तो हम उस डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगाते। तो यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम के ऊपर, सिस्टम क्या है हमारा, प्लैंक प्लस स्मॉल m, ये सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व करेगा बट वर्टिकल में नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन। इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में इज mv cos थीटा एंड फाइनल आफ्टर स्टिकिंग v डैश अगर इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, v डैश अगर इसकी वेलोसिटी है तो यू विल राइट m प्लस m v डैश। सो v डैश इज m अपॉन m प्लस m v cos थीटा। अब बिल्कुल इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैं अगर आपको थोड़ा सा चेंज करके दे दूं, ठीक है, ये एक बॉब है, वर्टिकली हैंग कर रहा है, m मास है, और एक दूसरा मास यहां से आता है थीटा एंगल पे, ठीक है, स्मॉल m, और ये इससे स्टिक कर जाता है। ठीक है, मासेस v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे आया एंड मासेस स्टिक टुगेदर। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द बॉब जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉब जस्ट आफ्टर कोलिजन। कैसे करेंगे इसको, इसमें भी एक इंपल्सिव फोर्स है बाहर से, विच इज इंपल्सिव टेंशन। ठीक है, द मोमेंट दिस ग्रीन बॉल हिट्स द बॉब एंड स्टिक्स टू इट, उस मोमेंट पे एकदम से टेंशन का वैल्यू राइज करेगा, अदरवाइज उससे पहले टेंशन सिंपली mg के इक्वल था। ठीक है, एक नॉर्मल टेंशन था या रेगुलर टेंशन था, इंपल्सिव नहीं था। बट एक मोमेंट के लिए एकदम से टेंशन बढ़ेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं कर सकते। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको करना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। तो ये यहां से तुम देख सकते हो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू pix इक्वल टू pfx। x डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये होगा v साइन थीटा। ठीक है, v साइन थीटा, तो हम ये लिखेंगे mv साइन थीटा, और ये स्टिक करने के बाद इनकी कॉमन वेलोसिटी मान लो v डैश है, सो दिस विल बी इक्वल टू m प्लस m v डैश। तो v डैश सिंपली हो जाएगा v साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस में जहां पे एक्सटर्नल फोर्स इंपल्सिव हो जाए, तो आपको यह देखना है कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स इंपल्सिव है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो यहां पे हमने इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस देखे जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्राइमरीली यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस कोलिजन के हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ये सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझा होगा। तो जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस अगेन, वंस अगेन, एंड सॉल्व देम ऑन योर ओन, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन में और चीजें ऐड करके मैं आपसे पूछ सकता था, जैसे आपसे मैं पूछ सकता हूं व्हाट इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द इंपल्स बिटवीन द बॉडीज। तो ये सारे क्वेश्चंस हम करते हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आईआईटी में पूछे जाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे ये पूछ सकता था कि कितना इंपल्स एक्ट कर रहा है हमारे बॉब के ऊपर, कितना इंपल्स एक्ट कर रहा है उस बॉल के ऊपर जो आकर के चिपक रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी इनके साथ साथ पूछे जा सकते हैं। इसमें एनर्जी का लॉस कितना हुआ ये भी मैं आपसे पूछ सकता हूं, ठीक है। तो आई होप आप ये सारी चीजें आप अपने आप कर पाएंगे, ठीक है। बेसिक चीज तो यही है कि कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन कोलिजन्स इन कमिंग क्लासेस। तो आप ये सारे प्रॉब्लम्स को पहले एक बार रिवाइज कीजिए और फिर हम आगे के प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।